हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्पणियाँ बताऊंगी। ये टिप्पणियाँ इतनी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल पूछी गई हैं और 2023 में भी ये पूछी गई थी। ठीक है, तो आप 2023 के पेपरों को देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, तो आपको ये सभी टिप्पणियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बायोलॉजी में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्पणियाँ थी वो भी बताई हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जितनी भी आपको टिप्पणी बताऊंगी वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको सभी को अच्छी तरीके से देख लेना है क्योंकि ये टिप्पणियाँ 2023 में आई थी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपको सभी जो टिप्पणियाँ हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो सबसे पहला टॉपिक है पेप्टीकरण। ठीक है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो वैसे तो काफ़ी लॉन्ग में था पर मैंने आपको इसे शॉर्ट में बताया है। अगर आप इस तरीके से भी लिखाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे कई टॉपिक हैं जो मैंने शॉर्ट में भी किए हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम देखते हैं। ठीक है, तो सभी का आपको स्क्रीनशॉट लेके चलना है जिससे कि आपको आसानियों से याद करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है पेप्टीकरण। तो इसमें आपको जैसे कि मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगी जिससे कि आप इसे एग्जाम्पल को लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल वैसे इसका बहुत बड़ा था तो मैंने इसे शॉर्ट में बताया है। ठीक है, तो चलिए अब इससे हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कि वह प्रक्रम जिसमें किसी कोलाइडी पदार्थ के, ठीक है, वह प्रक्रम जिसमें किसी कोलाइडी पदार्थ के एक ताजे बने अवक्षेप में, ठीक है, एक ताजे बने अवक्षेप में उचित वैद्युत अपघट्य, ठीक है, उचित वैद्युत अपघट्य के विलयन की, ठीक है, विलयन की थोड़ी सी मात्रा, जैसे कि जो ताज़ा अवक्षेप में एक उचित वैद्युत अपघट्य के विलयन की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर उसे हम कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित करते हैं, उसी को ही हम पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक है, या पेप्टीकारक कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि कोलाइडी विलयन बनाने की विधि को ही हम पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक है, कि कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित करते हैं जिसे हम पेप्टीकरण कहलाते हैं या पेप्टीकारक। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है सेम आपको उसी तरीके से लिखना है और आपको ईजी तरीके से भी यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो उदाहरण है इसका फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH3 में, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 में फेरिक क्लोराइड FeCl3 पेप्टीकारक का कारण का तनु विलयन मिलाकर अस्थायी सॉल्व प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 में फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 में फेरिक क्लोराइड FeCl3 पेप्टीकारक का तनु विलयन मिलाकर अस्थायी सॉल्व प्राप्त किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल भी बहुत ही इजी है और आपको ये आसानी से भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी मैं आपको बता रही हूँ सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो है यहाँ पर टॉपिक है अपोहन। अपोहन क्या है, वैसे तो बहुत ही लॉन्ग में था पर जो टॉपिक शॉर्ट में है उन्हें मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, जो टॉपिक लॉन्ग में है तो उन्हें मैं आपको लॉन्ग में बताऊंगी। ठीक है, तो अपोहन, तो इसमें आप लिखेंगे कि कोलाइडी पदार्थों को, कोलाइडी जो पदार्थ होते हैं उसको महीन झिल्ली या पारमेंटर पेपर, ठीक है, पारमेंटर पेपर द्वारा क्रिस्टलॉयड से पृथक करके शुद्ध कोलाइडी विलयन बनाने की जो विधि होती है, ठीक है, शुद्ध कोलाइडी विलयन बनाने की विधि को ही अपोहन कहलाती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कोलाइडी पदार्थों को महीन झिल्ली द्वारा क्रिस्टलॉयर से पृथक करके शुद्ध कोलाइडी, आपको इस बात को याद करना है कि शुद्ध कोलाइडी विलयन बनाने की विधि को अपोहन विधि कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, अपोहन विधि कहलाती है। ठीक है, और इसका उपयोग यहाँ पर आप लिखेंगे
कि इसका उपयोग कोलाइडी विलयनों के शोधन में होता है। ठीक है, इसका उपयोग कोलाइडी विलयन के शोधन में होता है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है इसकी डेफिनेशन। जैसे टिप्पणियों में पूछा जाता है, जैसे कि 3 टिप्पणियाँ दी जाती हैं, 5 नंबर में आती हैं। ठीक है, 2 टिप्पणियाँ दी जाती हैं, 5 नंबर पूछ जाती हैं। कभी कभी तो एक टिप्पणी ही, जैसे अपोहन या पेप्टीकरण, इसी को ही 3 या 2 नंबर में अकेला पूछा जाता है, पर फुल लॉन्ग में, जैसे कि उसके सभी एग्जाम्पल और उसका चित्र बनाकर। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। सभी टिप्पणियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए आपको सभी को मैं आपको बता देती हूँ अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है वैद्युत कण संचलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी। ठीक है, तो इसमें इसका आपको लिखना है आंसर कि कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक, ठीक है, कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक वैद्युत आवेश होता है। आपको इसे याद करना है कि कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक वैद्युत आवेश होता है, जिससे ये कण वैद्युत प्रभाव के क्षेत्र में विपरीत आवेश इलेक्ट्रॉन की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, कि वैद्युत प्रभाव के क्षेत्र में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की ओर चलने लगते हैं। वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडी विलयनों से कोलाइडी कणों के इलेक्ट्रोड अभिगमन की घटना, ठीक है, अभिगमन की घटना वैद्युत कण संचलन या संचरण कहलाती है। ठीक है, संचलन कह सकते हैं या संचरण, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से याद करके चलना है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो आपको इस सभी का स्क्रीनशॉट लेकर चलना है, जिससे कि आपको याद करने में बहुत ही ईजी तरीके से आप इसे याद कर लें। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है ब्राउनी गति। ठीक है, तो ब्राउनी गति भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो ब्राउनी गति को सिर्फ शॉर्ट में लिखकर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं इस तरीके से बताऊंगी कि आपको शॉर्ट भी हो और आपको आसानी से याद भी हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। तो जैसे मैं आपको समझाते हैं एग्जाम्पल पर, जैसे कि यहाँ पर एक पात्र है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इसमें कोलाइडी विलयन है। ठीक है, इसमें कोलाइडी विलयन है और इसमें जो कण हैं, जो कोलाइडी विलयन के जो कण हैं, उनकी जो गति होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, इसकी जो गति है वो टेढ़ी मेढ़ी तरीके से होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने इसका रिसर्च किया था इस पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। अब ब्राउनी गति का कारण क्या है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से आपको हेडिंग बनानी है कि ब्राउनी गति का कारण। तो आप इसमें लिखेंगे कोलाइडी कणों के बीच टक्कर, जिस वजह से इसकी जो कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। ठीक है, अब है ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें आप लिख सकते हैं कणों का आकार और विलयन की सांद्रता। ठीक है, ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? कणों का आकार और विलयन की सांद्रता। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हार्डी-सूल्जे का नियम। तो दोस्तों जो टॉपिक एक ही पूछा जाता है, उन टॉपिक को मैं आपको जैसे कि उनकी लॉन्ग में आपको बताऊं, क्योंकि जैसे कि ये टॉपिक है और एक टिंडल प्रभाव, ये टॉपिकों को सिर्फ एक ही पूछ सकते हैं, क्योंकि एक ही 3 नंबर में आ सकता है। क्योंकि कई बार एग्जाम में जैसे कि हार्डी-सूल्जे का नियम, टिंडल प्रभाव, ये केवल एक ही पूछे गए थे एग्जाम में, और वो भी 3 नंबर में। इस वजह से मैं आपको हार्डी-सूल्जे का नियम और टिंडल प्रभाव दोनों को लॉन्ग में बताऊंगी, क्योंकि जो लॉन्ग में पूछे जाते हैं 3 नंबर में आते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको ये 2 टॉपिक ही लॉन्ग में बताऊंगी, क्योंकि ये एग्जाम में केवल एक ही आते हैं। तो टॉपिक है हमारा हार्डी-सूल्जे का नियम। ठीक है, तो आपको इसमें याद करना है कि हार्डी-सूल्जे के नियम के अनुसार, ठीक है, हार्डी-सूल्जे के नियम के अनुसार वे आयन जिन पर सॉल के कणों से विपरीत आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि वे स्वयं को उदासीन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि वे आयन जिन पर सॉल के कणों से विपरीत आवेश होता है, वह स्वयं को उदासीन कर लेते हैं, जो उनके स्कंदन अथवा अवक्षेपण का कारण बनता है। ठीक है, जो उनके स्कंदन अथवा अवक्षेपण का कारण बनता है। यह नियम आयन द्वारा आधारित
आवेश का संदर्भ लेता है। लिखेंगे यह नियम आयन द्वारा आधारित आवेश का संदर्भ लेता है। उसके आकार का आयन का आकार जितना कम होता है उसके ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, उसके ध्रुवण की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। अतः हार्डी-सूल्जे नियम उत्तीर्णत आयन अथवा अवक्षेपण के कारण आयन की ध्रुवण क्षमता के पदों में संशोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, नियम का संशोधित रूप इस प्रकार होता है कि उत्तीर्णत अथवा अवक्षेपण के कारण आयन की ध्रुवण क्षमता जितनी अधिक होगी उसकी अवक्षेपित होने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हार्डी-सूल्जे का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 2023 में ये टॉपिक आया था। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आपको इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, वैसे आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो आपको ये और भी ज़्यादा लॉन्ग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक किस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर है टिंडल प्रभाव। तो ये केवल एक ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में कभी कभार। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको इसे लॉन्ग में बता रही हूँ क्योंकि अगर केवल एक ही पूछा गया तो आपको इस तरीके से लिखना है। अगर ये किसी टिप्पणियों के साथ पूछा गया तो मैं आपको इसी में बताऊँगी कि आपको कहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना है टिंडल प्रभाव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि यदि प्रकाश के पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाए तो प्रकाश के मार्ग में एक चमकीले हुए शंकु के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, कि चमकीले हुए शंकु के रूप में दिखाई देता है। इसका अध्ययन सबसे पहले टिंडल ने किया था, या टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरीके से शॉर्ट में आपको लिखना है तो आप केवल वहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, टिंडल ने किया था, अतः इसे टिंडल प्रभाव व चमकीले शंकु को टिंडल शंकु कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। टिंडल ने यह बताया कि कोलाइडी कण प्रकाश को बिखेर देते हैं। जो कोलाइडी कण होते हैं वो प्रकाश को बिखेर देते हैं, जिसके कारण ये चमकीले लगते हैं। प्रकाश का यह प्रकरीकरण साधारण प्रकरीकरण से भिन्न होता है। वास्तविक विलयन के कण अति सूक्ष्म होते हैं। जो वास्तविक विलयन होता है उसके जो कण हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, अति सूक्ष्म होते हैं, जिनका आकार के कारण प्रकाश का प्रकरीकरण नहीं होता। ठीक है, ये नहीं करते, प्रकरीकरण नहीं करते, जिससे उनमें प्रकाश का मार्ग अदृश्य रहता है। कोलाइडी कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके स्वयं दीप्त हो जाते हैं और फिर अवशोषित प्रकाश छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणों के रूप में प्रकरीकरण होने लगती हैं। चूँकि अधिकतम प्रकरीकरण प्रकाश के मार्ग के लंबवत होता है, इसीलिए प्रकाश के मार्ग को समकोण पर देखने पर एक चमकीला शंकु दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर आकृति देख सकते हैं, तो आप आकृति से इसे आसान तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पात्र है, इसमें कोलाइडी विलयन भरा है। ठीक है, और यहाँ से हम या टॉर्च ले सकते हैं या सूर्य का प्रकाश। तो अगर इसे हम कोलाइडी विलयन पर डालें तो यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये आकृति हमें शंकु जैसी दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसकी जो आकृति है वो शंकु के आकार की दिखाई देगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको चित्र के माध्यम से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैंने जितने भी टॉपिक बताए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपको इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये 2023 बोर्ड एग्जाम में आए थे। ठीक है, और आगे भी आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।